नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान कल हो चुका है। मतदान जो है वो 2 चरणों में होगा, 6 और 11 नवंबर को होगा और रिजल्ट 14 नवंबर को आएंगे। इसके साथ ही साथ राज्य में अब आचार संहिता भी लग गई है। लेकिन इस बीच आज सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर के आखिरी सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले चुनाव आयोग के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने तर्क दिया था कि इस जो मामला है, ये जो मामला है उस पर अब 1 अक्टूबर को संशोधित मतदाता सूची के आने के बाद ही विचार किया जाना चाहिए। और अब ईसीआई ने एसआईआर की प्रक्रिया पूरी कर ली है और लिस्ट भी जारी कर दी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या जब आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो बिहार एसआईआर मामले में इस पर कोई राहत मिल पाएगी? क्या सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई ऐसा फैसला दे देगा जो कि चुनाव आयोग को ना पसंद आए या फिर बीजेपी को ना पसंद आए, या फिर जिस तरीके से विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि एसआईआर पर कोई बड़ा फैसला आएगा, उस तरह का कोई फैसला ना आए? इन तमाम चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ चर्चा इस बात पर भी करेंगे कि आखिरकार सीजीआई गवाही पर हमला करने वाले शख्स ने ऐसा क्या कह दिया है जिस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है, और पीएम मोदी ने सीजीआई गवाही से फोन करके क्या कहा, और इतनी बड़ी घटना पर आखिर कौन वो लोग हैं जो खुश हो रहे हैं और तो और ये तक धमकी दे रहे हैं कि अभी तो ये ट्रेलर है, अभी तो सड़कों पर भी यही होगा। इन चीजों को लेकर भी हम चर्चा करेंगे कि आखिरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है, क्यों पुलिस इन पर किसी तरीके का एक्शन नहीं लेती है, और क्यों हमेशा इन सभी लोगों का कनेक्शन जो है वो सिर्फ एक पार्टी से निकलकर सामने आता है। इन सभी मुद्दों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर कलस्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, जैसा कि हम जानते हैं कि एसआईआर को लेकर के तमाम हमारी चर्चाएं हुई हैं, बहुत सारी चर्चाएं हुई हैं और उसको लेकर एक ये भी मन में रहा है कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर ध्यान देगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई भी गड़बड़ी पाई गई तो हम इसको रद्द कर देंगे। फिर बिहार चुनाव को लेकर के एसआईआर की आखिरी लिस्ट आई और एसआईआर की फाइनल लिस्ट आई और उसके बाद भी तमाम गड़बड़ियां पाई गई। तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उन्होंने सवाल उठाए। आपने देखा योगेंद्र यादव ने तमाम आंकड़ों के साथ में सारे सवाल उठाए और सारे सबूत भी दिखाए कि कैसे गड़बड़ी अभी भी पाई जा रही है, और उसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। उससे पहले जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिख दी है। एक रिपोर्ट उन्होंने शेयर की है और रिपोर्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है कि बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हो रही है। ये सूक्ष्म विश्लेषण दर्शाता है कि चुनाव आयोग द्वारा की गई पूरी एसआईआर प्रक्रिया पूर्णता, निष्पक्षता और सटीकता तीनों ही मानकों पर विफल रही है। मतदाता सूची से गैर नागरिकों के नाम हटाने के लिए एसआईआर प्रक्रिया की आवश्यकता पर काफी जोर दिया गया। चुनाव आयोग में ना तो इतनी ईमानदारी और ना ही इतना साहस था कि वो देश को बता सके कि बिहार में ऐसे कितने गैर नागरिकों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए। अगर उसने ऐसा किया होता तो उसकी पोल और भी ज्यादा खुल जाती। तो सर, आपने देखा है चुनाव आयोग ने परसों भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बिहार में, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी दिल्ली में, और कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी देखा होगा आपने कि तमाम जो इंडिविजुअल पत्रकार हैं उन्होंने अपने अपने सवाल रखे, लेकिन हर सवाल पर ज्ञानेश कुमार जो है मुस्कुराते हुए नजर आए। उन्होंने किसी भी सवाल का जवाब देना वाजिब नहीं समझा। अब इस तरीके का ट्वीट शेयर करते हुए, इस तरीके की रिपोर्ट शेयर करते हुए जयराम रमेश भी ये आरोप लगा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आज जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी तो क्या इस पर राहत मिलने की उम्मीद है? क्या सुप्रीम कोर्ट आपको लगता है कि इसको रद्द तो नहीं करेगा लेकिन कुछ ऐसा फैसला दे सकता है? जय संविधान। देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसकी सुनवाई का एक एक शब्द और एक एक वाक्य जो दोनों पक्षों के वकील कहेंगे वो देखने लायक है और उससे बहुत ज्यादा दिशा इसकी निर्धारित होगी। देखिए, ये जो चुनाव आयोग ने एक चालाकी की थी और चालाकी ये की थी कि बिहार के अंदर आपको नई सरकार का गठन इस तारीख तक करना है, इसलिए उन्होंने 1 अक्टूबर को फाइनल लिस्ट दी और उसके बाद कहा कि आप 7 तारीख की इसकी फाइनल सुनवाई कीजिए। और जब वो सुप्रीम कोर्ट में जाके, मुझे ऐसा लगता है सरकारी पक्ष ये कहेगा कि साहब अब तो इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, वहां पे जाके अब आचार संहिता लग गई है तो अब इसमें हस्तक्षेप करने का कोई मतलब नहीं। जो बाकी कपिल सिब्बल साहब बोलेंगे और बाकी इधर के लोग बोलेंगे और योगेंद्र यादव बोलेंगे, देखिए योगेंद्र यादव ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी। अगर कोई आदमी अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन नहीं करता है तो उसका नाम जुड़ कैसे सकता है? आवेदन करने वालों के नाम कम हैं और जुड़ने वालों के नाम ज्यादा हैं। तो एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट को बिल्कुल इनफेक्टिव बनाने के लिए चुनाव आयोग ने, सरकार ने ये एक प्रकार की प्रक्रिया अपनाई थी जिससे सुप्रीम कोर्ट चाहते हुए भी कुछ ना कर पाए।
तो देखिए ये संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए, इसीलिए ये चुनाव की तिथियों का ऐलान हुआ है। लेकिन क्योंकि अब चुनाव घोषित हो गए हैं और अगर इसमें कोई भी व्यवधान पैदा होगा और वोटर लिस्ट भी अब जो है फाइनल हो जानी है थोड़े दिनों के अंदर, उसके बाद उनको प्रकाशित करके डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया जाएगा। तो अब इन्होंने ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी है, तो अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बार बार डेट दी है, तो मुझे अब अगर बहुत सुखद आश्चर्य होगा अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा निर्णय लेता है, लेकिन एक प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट को जिसमें हो सकता है वो खुद इनके जाल में फंस गए, उनको उलझा दिया गया है और अब मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट कुछ कर पाएगा। तो इनका, लेकिन देखिए निधि, मैं जो बिहार के लोगों से बात कर रहा हूं, आपकी भी बात हो रही होंगी, संजय शर्मा जी की भी बात हो रही होंगी, आप लोग हमेशा संपर्क में रहते हैं, हम भी संपर्क में हैं। मैं अभी डॉक्टर सुनीलम को भी सुन रहा था, वो 15 दिन से बिहार के अंदर हैं और वो कह रहे हैं कि क्योंकि उन्होंने भी बहुत सारे चुनाव लड़े हैं, 2 चुनाव जीते भी हैं, एमएलए भी रहे हैं, समाजवादी व्यक्ति हैं। वो कह रहे हैं कि असल में जो टोन सेट हो गई है आज की तारीख में बिहार के अंदर, वो टोन ऐसी सेट हो गई है कि उसमें अब ये 10,000 रुपए का जुमला और 1,500 रुपए का जुमला, ये सारी चीजें निरर्थक हो रही हैं। दूसरी चीज, मेरे ख्याल से बिहार के लोगों को ये चीज भी सोचनी होगी और आशा है, क्योंकि बिहार के लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं, वो ये सोच रहे होंगे कि एक जुमला इसी प्रकार का दिल्ली सरकार के गठन के पहले दिया गया था। हुआ क्या था, उसके बाद लोगों की झुग्गियां तोड़ी गई, मकान तोड़े गए। क्यों तोड़े गए? क्योंकि भाई जो राष्ट्रीय सेठ हैं, जब उनको आना जाना होता है, उनके विदेशी मित्र आते हैं, तो उनको ये लगता होगा राष्ट्रीय सेठ को कि भाई ये गरीबों की झुग्गियां, ये गरीब लोग बेचारे फटे कपड़े पहने हुए लोग, रिक्शे चलाते हुए लोग, इसलिए एक स्मार्ट सिटी का भी कंसेप्ट बनाया गया था कि गरीबों का स्थान ही खत्म कर दो। तो ये बिहार वालों को सचेत हो जाना चाहिए। अच्छा, एक और निधि आपको पता ही होगा, ये जो 10,000 रुपए दिए गए हैं, ये लोन है, ग्रांट नहीं है, इट इज ए लोन। अब आप बताइए, 3 विकल्प हैं, 3 तरह से परिस्थिति बदल सकती है। पहला तो यह है कि महागठबंधन जीत जाए, दूसरा यह है कि एनडीए जीत जाए, और तीसरी स्थिति यह है कि हंग असेंबली हो और प्रशांत किशोर पहले ही कह चुके हैं कि वो जेडीयू के साथ, नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाएंगे, जबकि नीतीश कुमार को अनर्गल बातें भी करते हैं, लेकिन कह चुके हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाना पसंद करूंगा। इसका मतलब प्रशांत किशोर को वोट देने का मतलब है बीजेपी को वोट देना। अगर आप सही में बीजेपी के अपोजिट हैं, अगर आप बीजेपी का अपोज करते हैं, अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, तो प्रशांत किशोर, क्योंकि अल्टीमेटली एनडीए में जाने वाले हैं, जो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है, तो आपको महागठबंधन के साथ रहना चाहिए। तो भैया ए टीम को वोट दो, बी टीम को वोट क्यों दो? तो ये आज के तारीख में जो परिस्थिति बनी है, इसका मतलब यह है कि अगर मान लीजिए महागठबंधन जीत गया, तो ये 10,000 रुपए तो बांट दिए गए। अब क्या होगा कि भाई मानी बात है, 10,000 रुपए करोड़ों लोगों को बांट दिए, तो पैसा तो वापस लाना होगा अपने एक्सचेकर को बल देने के लिए। तो उसमें जो तेजस्वी हैं वो बदनाम हो जाएंगे, ये देखिए हमने तो पैसा बांटा था, ये वापस ले रहे हैं। अगर मान लीजिए एनडीए जीत जाएगा, तो वो क्या करेंगे, एक एक गांव की समीक्षा करेंगे, कहां कितने वोट मिले हैं, और जहां उन्हें लगेगा कि उनको वोट मिले हैं, वहां की महिलाओं से वसूली नहीं होगी, और जहां वोट नहीं मिले वहां की महिलाओं से पूरी वसूली होगी। तो देखिए, अब जो पूरा विवेकपूर्ण निर्णय लेना है वो बिहार की जनता को भी लेना है, बिहार की महिलाओं को लेना है। लेकिन मेरे को ये बहुत खतरनाक स्टेप लग रहा है कि अगर 10,000 रुपए दिए हैं, इसका मतलब राष्ट्रीय सेठ की नजरें बहुत बड़े भूभाग पे है, जिसपे अब कब्जा होने वाला है। और ये भी बात बिल्कुल पक्की है कि जिस प्रकार से 1,000 एकड़ जमीन 1 रुपए में दी गई है, तो अगर लोग, भाई ये निर्णय तो देश की, बिहार की महिलाओं को लेना है, 10,000 रुपए के जाल में फंस के अपने बच्चों को नौकरी न मिले, इसकी बात करनी है, या जो तेजस्वी बात कर रहे हैं कि हम हर परिवार में एक जने को कम से कम नौकरी देंगे, उनकी हिस्ट्री भी बिल्कुल ठीक है। उन्होंने 17 महीने के अंदर 4-5 लाख लोगों को नौकरी दी है, बिना पेपर लीक के दी है, बिना किसी परेशानी के दी है, बिना किसी आरोप के दी है। तो ये 2 विकल्प हैं, और इसमें चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी का पूरा साथ दिया है। जब मोदी जी ने सारी घोषणाएं कर दी, युवाओं के लिए कर दी, महिलाओं के लिए कर दी, लोन दे दिए, पैसे दे दिए, तो ये सोच रहे हैं कि अभी ये चीजें बिहार, लेकिन मुझे जो अनुभव है, क्योंकि मैं काशी का पढ़ा हूं,
बिहार के आधे स्टूडेंट तो वहां बिहार के ही पढ़ते थे, बड़े प्रबुद्ध लोग होते हैं। लेकिन और जो डॉक्टर सुनीलम को मैंने सुना और वहां के लोगों से बात की, अभी जो अंडर करंट है वो पूरी तरह से फॉरवर्ड बैकवर्ड की हो गई है। और प्रशांत किशोर को इसीलिए कहना पड़ा है कि मैं, अगर मुझे कुछ सीटें मिली और कोई कमी सीटों की दोनों तरफ रह गई तो मैं एनडीए के साथ जाऊंगा। उनको ये समझ में आ गया है कि जो ओबीसी दलित वोट में वो सेंध लगाने वाले थे वो नहीं लग रही है, क्योंकि जो उनके खासम खास आदमी हैं वो राजपूत जात से आते हैं और प्रशांत किशोर पंडित हैं, तो उनको लग रहा है कि भाई हमारे वोट वोट तो है नहीं, और हमारे चक्कर में ऐसा ना हो कि आधे जो सवर्ण है वो मेरे साथ आ जाए, भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो जाए। तो प्रशांत किशोर भी बहुत बड़े चक्रव्यूह में हैं। ये बात तो ठीक है सर, लेकिन अब एसआईआर की जो लिस्ट जारी हो चुकी है, क्या आपको लगता है कि उसका असर जो है, जो एसआईआर में जितनी भी चीजें की गई हैं, ऐड किए गए हैं नाम, काटे गए हैं नाम, और इन सब चीजों को लेकर के असर पड़ेगा चुनाव में? क्योंकि आप देखिए कि एक चीज को लेकर के काफी चर्चा हो रही है आजकल, जेनजीज की काफी चर्चा हो रही है, और इसी एसआईआर की लिस्ट के मुताबिक वहां पर जो बिहार है, वहां पर 14 लाख जो मतदाता है, पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं का नाम है। जेनजीज की क्रांति इन दिनों खूब चर्चा में है ही है। तो ये जो जनरेशन है, नई जनरेशन वाले फर्स्ट टाइम वोटर्स है बिहार में, इस बार चुनाव की तस्वीर में अपना बड़ा रोल दिखाने वाले हैं। क्या आपको लगता है कि ये जो है एक गेम चेंजर साबित होंगे इस बार बिहार के चुनाव में? देखिए, जो जेनजीज केवल उसमें नहीं है, उसमें 100 साल और 125 साल के लोग भी हैं। तो ये भाई यही तो आश्चर्य की बात है। ये अगर थोड़ा भी तर्क की बात करें तो आपको नींद नहीं आएगी कि 80, 85, 100 साल के लोग जो 15 इलेक्शन देख चुके हैं वो पहली बार वोटर बन रहे हैं। तो इसमें जेनजी तो 70% है, 30% ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को वोट, उनका निर्णय है कि वो दे देंगे। लेकिन देखिए, इलेक्शन में क्या होता है, हवा बनती है। अच्छा, ये हवा बिल्कुल क्लियर हो गई है। और अपना अगला प्रश्न जो आप पूछेंगे, जिसके बारे में आप संदर्भ ले रही थी, अब ये बात बिल्कुल सिद्ध हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी को 400 सीटें नहीं मिली। इसके बावजूद वो जो करना चाहते थे उन्होंने कर लिया। उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान कर दिया, उन्होंने गवई साहब का भी अपमान कर दिया, उन्होंने हरिओम वाल्मीकि को भी रायबरेली के अंदर पीट पीट के मार दिया। कल आपने अगर न्यूज 24 का कार्यक्रम देखा हो, आप जानती होंगी निधि, आपके लखनऊ के ही हैं और बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं, प्रोफेसर रविकांत। अभी उन्होंने कुछ ही दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन किया और मैं उनके साथ बहुत डिबेट में बैठ चुका हूं, कई बार मेरी उनसे मुलाकात हुई है। बड़े प्रबुद्ध व्यक्ति हैं और देख के लगता है कि अच्छा, उन्होंने बताया भी किस प्रकार से बचपन में संघर्ष करके आगे बढ़े हैं और इतनी शुद्ध हिंदी, इतनी शुद्ध भाषा और हर चीज पे कमांड, और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर। लेकिन उनके साथ समस्या क्या है बेचारों के साथ, कि वो दलित हैं। तो कल जे सत्यप्रकाश मिश्रा नाम के एक जेडीयू के प्रवक्ता ने, जो अपने को राजनीतिक विश्लेषक लिखा के वहां बैठा हुआ था, इतनी ज्यादा बेहूदगी की है प्रोफेसर रविकांत के साथ, जस्ट बिकॉज मनुवाद। ये घटना और सीजीआई के साथ की घटना, ये बिहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जितना हेरफेर एसआईआर में किया उसको खत्म कर देगी। क्योंकि वहां पे बिल्कुल क्लियर हो गया कि अभी तो राकेश कुमार तिवारी, राकेश किशोर तिवारी, उनका पूरा नाम नहीं लिख रहे हैं, और राकेश किशोर तिवारी के जो इंटरव्यूज आ रहे हैं उसमें भी बता रहे हैं भगवान से मुझे संदेश मिला था कि इनको जूता मार दो, जैसे उनको मिला था चंचूड़ साहब को। अरे ये अच्छी बात है भाई, मुझे सपने में कुछ आए तो भाई सपने में इसलिए नहीं आया आपका पेट खराब था, आपको रात में अच्छी नींद नहीं आई, ये थोड़ी कि सपने में आए कि फलाने को पीट दो तो वहां जाके पीट दो। ये कौन सी संवैधानिक व्यवस्था है? लेकिन आदमी जो है बिल्कुल दबंगई की तरह इंटरव्यू दे रहा है और कह रहा है कि चंचूड़ साहब, इनको गवई साहब को ऐसा सोचना चाहिए। अरे यार, क्या मूर्खता की पूर्ण बातें करते हो निधि। अगर मैं दुबई में हूं और मान लीजिए वहां पे है और वो मूर्ति पूजा में विश्वास मुसलमान नहीं करते और मुसलमान देश हैं वो, और हम वहां पे पूजा पाठ करें, वो कहेंगे कि हम तो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं, ये हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, आप मंदिर नहीं जा पाएंगे। फिर क्या होगा? क्या इसका रिएक्शन नहीं आएगा वहां से? भाई उन्होंने तो आपके मंदिर बनाए हैं भाई, इसी को तो सदाशयता कहते हैं। अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानने वाले लोग ईश पूजा नहीं करते, भगवान की पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, व्हाई डोंट यू एक्सेप्ट इट? मैं करता हूं मूर्ति पूजा, मुझे अच्छी लगती है, मेरे परिवार में होती है, लेकिन जो नहीं करते उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं है।
जो अपनी दूसरे भगवान की पूजा करते हैं उनसे भी मेरी कोई लड़ाई नहीं है भाई, मैं अपनी जो प्रथा परंपरा है उसको नहीं छोड़ूंगा, और इसी प्रकार से वो भी अपनी प्रथा और परंपरा न छोड़े, ये अपेक्षा रख। तो ये जो एक नए प्रकार का मनुवाद देश के अंदर आ गया है, जिससे मैं बहुत चिंतित हूं। सवर्ण होने के बावजूद मुझे लगता है देश के, और इस मामले में जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं, निधि, आपको पता ही होगा, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी। रेड्डी हैं, सवर्ण हैं, उन्होंने कहा कि सवर्ण, मैंने अपने सवर्ण जाति के रेड्डी समुदाय के लोगों को बुलाया और मीटिंग में ये कहा कि देखो तुम लोग अगर इनको अधिकार नहीं दोगे, इनको हिस्सा नहीं दोगे, तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो मैं अगर कर रहा हूं, ये जातीय जनगणना कर रहा हूं और इनको रिजर्वेशन दे रहा हूं, ये एक हिंदुस्तान के हित में है। और रविकांत जी के साथ जैसा कल व्यवहार हुआ है, मानी बात है कि वो समुदाय जो है, जो, और रविकांत जी ने कहा उसी डिबेट में, उन्होंने कहा कि तुम लोग क्या समझते हो, हमको बोलने नहीं दोगे, मनुवादी लोग हमको बोलने नहीं दोगे, हजारों साल से तुमने हमारी आवाज रोकी हुई है, हमें बोलने, हम बोलेंगे, अब तो आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। तो ये जो कन्फ्रंटेशन समाज के अंदर पैदा हो रहा है, ये राष्ट्रहित में नहीं है। मेरी भावना मेरे साथ है, लेकिन अपनी भावना को थोपने का मैं प्रयास नहीं करूंगा राष्ट्रहित में। बिल्कुल सर, ये घटना काफी ज्यादा निंदनीय है। और कल ही देखिए जस्टिस बी आर गवई पर इस तरीके की घटना हुई, उन पर जूता फेंकने की कोशिश की गई, और आज सभी जजों को सड़क पर हमला करने की भी धमकी दी जा रही है। जब से कल से ये हमला हुआ है, तब से सोशल मीडिया पर दो धड़ों में लोग बंट गए हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इसकी घोर आलोचना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो इस घटना से खुश दिखाई दे रहे हैं। और इनमें से ही एक है अजीत भारती। इनको आप देखते होंगे, सोशल मीडिया पर तमाम पोस्ट करते रहते हैं, और कैसे पोस्ट करते हैं वो हम सब जानते ही हैं। इन्होंने लिखा हुआ है कि आज सीजीआई गवाई को एक वकील का जूता लगते लगते रह गया। अधिवक्ता ने गवाई के डायस के पास जाकर के जूते उतारे और मारने ही वाला था कि सुरक्षा कर्मी ने पकड़ लिया। जाते जाते वकील ने कहा कि सनातन का अपमान नहीं सहा जाएगा। ये आरंभ है ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ। सड़कों पर भी ऐसा ही होगा यदि वो आदेश में लिखी जाने वाली बातों से इतर अपने विषैले हृदय के उद्गार हिंदुओं को नीचा दिखाने के लिए प्रकट करेंगे। अब आप देखिए कि इस तरह के हमले को ये लोग जायज ठहरा रहे हैं, और तो और खुलेआम धमकी भी दे रहे हैं कि अगर नहीं सुधरोगे तो इस तरह से सड़क पर भी हमले होंगे। लेकिन सबसे दुख की बात तो ये है सर कि इन जैसे लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बल्कि इस तरह की विचारधारा के लोगों को और बढ़ावा दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या आपको लगता है कि क्या ये किसी एक पार्टी के सगे हैं? क्या इसीलिए क्योंकि ये लोग किसी पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं इसलिए? या फिर अब सबसे भयावह बात तो ये है कि ये जो धमकी भरे पोस्ट जो लिख रहे हैं, उस पर जो उनके समर्थक है वो समर्थन भी कर रहे हैं, इस चीज का समर्थन दे रहे हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। तो क्या सर हमारे देश की न्याय व्यवस्था इतनी ज्यादा कमजोर हो गई कि इनके खिलाफ एक मामूली एफआईआर भी नहीं दर्ज कर सकती है? देखिए, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि राजेश किशोर तिवारी जो हैं, बरेली के रहने वाले हैं, वो लगता है कि राज्यसभा का टिकट या कोई बड़ा पद चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने वकील पद को एक प्रकार से त्याग दिया। अब वो चाहते हैं कि मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी इस वक्तव्य से खुश होकर उनको पुरस्कृत कर दें और वो अपना बुढ़ापा आराम से काटें, कहीं वो हो जाएं, अपना गवर्नर हो जाएं या राज्यसभा के वो हो जाएं, सांसद हो जाएं। देखिए, यही परंपरा और यही प्रथा, क्या इसका मतलब आप मानते हैं कि अम्बेडकराइट जो हैं, जो अम्बेडकर को मानने वाले हैं, वो सनातनी नहीं है? अब बुलाइए दलित चिंतकों को, बुलाइए। मैं भी बैठा हुआ था, एक बार मैंने इंटरव्यू लिया था प्रोफेसर आर के गौतम साहब का, वो भी दलित चिंतक हैं, बड़े पहुंचे हुए जीव हैं। तो उन्होंने यही कहा कि सनातन, एक जो उन्होंने सेंटेंस बोला वो तो मुझे नहीं आता, बड़े ज्ञानी व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा सनातन तो सब है, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो ये समझना कि ओबीसी जो है आपसे हे है या दलित आपसे हे है, सवर्ण है तो आप बहुत श्रेष्ठ हैं, ये अनुचित है। ये देश के लिए भी अनुचित है, समाज के लिए भी अनुचित है, और ये खतरनाक है। जो रामलाल उनके साथ हुआ, राही साहब के साथ आगरा के अंदर हुआ, और उसमें जो करने वाले थे उनको कोई दंड नहीं मिला। दंड न मिलने से इन लोगों को प्रेरणा मिलती है कि 71 साल की उम्र तक वकालत कर ली, वकालत बहुत ज्यादा चली नहीं, अब कोई नया राजनीतिक पथ इसमें करते हैं। तो ये बिहार की जनता को निर्णायक युद्ध लड़ना है, क्योंकि सामाजिक न्याय का जो मामला है, जो राष्ट्रहित में है, अगर आप उन्हें हिस्सा नहीं देंगे तो देश हित में नहीं है। और देश के 100 के 100 लोगों को, 142 करोड़ लोगों को जब तक आप सम्मिलित नहीं करेंगे और केवल 10% लोगों को सारे फायदे देंगे, तो ये राष्ट्र हित में नहीं है।
तो मेरे लिए ना मेरा धर्म इंपॉर्टेंट है, ना मेरी जात इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भारत माता इंपॉर्टेंट है। और भारत माता के हित के लिए इसीलिए मैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की फोटो लगाता हूं, किसी और के नहीं लगाता हूं। क्योंकि संघर्ष करके जो लोग आगे बढ़े हैं, उन्हें अगर केवल इसलिए रोक दिया जाए आगे बढ़ने से कि वो उस समाज से नहीं आते हैं जिनको अवसर मिलता है, तो मेरे ख्याल से ये देश के हित में नहीं है। बिल्कुल सर, और आप देखिए कि इस तरीके की धमकियां भी दी जा रही हैं, और एक बार मैं वो उनकी जो बाइट है वो भी सुनवाना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले आप देखिए कि वो जो शख्स है जिसने हमला किया, वो उसको कोई अफसोस नहीं है, कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्होंने वही किया है जो परमात्मा उनसे कराना चाहता था। राकेश किशोर जो है वो कहते हैं कि परमात्मा की इच्छा पूरी कर रहे थे, इसीलिए माफी नहीं मांगेंगे। और इसको लेकर के उन्होंने क्या क्या है, इनकी छोटी सी बाइट है वो मैं दिखा रहा हूँ। आज से मुझे नींद नहीं आ रही थी और कोई परमात्मा की शक्ति मुझे नींद से उठा उठा के कहती थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, तुम सो रहे हो, देश जल रहा है, तुम सो रहे हो। तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा। मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं। परमात्मा ने जो करवाया वो मैंने किया, मैं करता नहीं, महज साक्षी हूं। वो उसने करवाया, उसकी इच्छा पूरी हो, उसकी इच्छा होगी कि मैं जेल जाऊं या मुझे फांसी लगा दी जाए या मुझे मार दिया जाए, तो वो परमात्मा की इच्छा है। मैं कहता हूं वो परमात्मा की इच्छा पूरी हो। तो सर ये कह रहे हैं कि मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मुझसे परमात्मा ने ये सब कराया है। क्या वाकई में परमात्मा ये कहता है कि तुम जाकर के जो संविधान के सबसे बड़े रक्षक है हमारे सीजीआई, तुम उनके ऊपर जूता फेंक दो? ऊपर से आप देखिए कि सीजीआई की मानता देखिए, आपने कल ही कहा था कि वो उनको माफ कर देंगे और वही हुआ। देखिए उन्होंने भाई कोई कार्रवाई ना करने का भी आदेश दे दिया, और देखिए लिखा हुआ है कि कोर्ट रूम में जूता उछालने वाले वकील को सीजीआई ने जूता भी वापस दिलाया और रिहा भी करा दिया। यहाँ पर एक तरफ सीजीआई ये व्यवहार कर रहा है और दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमसे परमात्मा ने कराए। ये मतलब इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? भाई देखो, पहली बात यह है कि अगर किसी दलित समुदाय के आदमी या ओबीसी के समुदाय के आदमी के सपने में कोई ऐसी चीज उसे निर्देश दे दिया जाए जिसको, मान लीजिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अगर अपने समुदाय के लोगों को, वैसे वो करेंगे नहीं, और ये झूठ है। देखिए, मानसिक स्थिति का अंदाजा लगाया जाना चाहिए कि ऐसा आदमी कैसे बात कर रहा है। आप देखिए, ज्यादातर जो मानसिक विक्षिप्त लोग होते हैं उनको ये लगता है भगवान से सीधे वो संवाद करते हैं। देखिए, भगवान हमारे लिए एक आस्था का कारण है, और पहले भी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। एक तो हमारा अहंकार खत्म करता है और मन को शांति देता है। चाहे वो मुसलमान हो जो अल्लाह को मानते हैं, जो सिख हो वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, क्रिश्चियन जो जीसस को मानते हैं, सबकी मान्यताओं की कीमत है। जो लोग पेरियार को मानते हैं, वो नई रामचरितमानस को मानते हैं, उनका भी सम्मान है, वो भी हमारे देशवासी हैं और उनकी अच्छी खासी संख्या है। तो ये देश को तोड़ने का प्रयास लोग क्यों कर रहे हैं? अगर इस प्रकार सपनों में निर्णय होने लगा, अगर सपनों में निर्णय होने लगा तो किसी को भी सपने आ सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए मेरे सपने में भगवान आए या कहें कि यार अखिल जाके उन्हें पीट दो, तो मैं कहूंगा महाराज भगवान ठीक है, महाराज आप, बड़ी कृपा है आपकी, आपने दर्शन दिए, लेकिन मैं पीटने से पहले मुझे ये बताइए मेरे देश में गुर्बत इतनी ज्यादा क्यों है? मेरे देश में इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है? मेरे देश के बच्चों को नौकरियां क्यों नहीं मिल रही है? भगवान, अगर आप मुझे आदेश दे रहे हैं तो मेरे का भी तो अधिकार है भक्त का। आप तो कहते हैं कि भगवान जो है भक्त वत्सल होते हैं, नंगे पैर दौड़ाते हैं, तो मेरी बात का भी जवाब दीजिए। अरे, भक्त और भगवान के बीच में एक संवाद होता है, दो पक्षीय संवाद होता है। मन की बात थोड़ी होती है कि उन्होंने कह दिया और मैंने जाके किसी को कूट दिया या लिंच कर दिया। आई वोंट डू दैट। मैं जाके सबसे पहले किसी साइकेट्रिस्ट से अपना इलाज कराऊंगा। भैया चक्कर क्या है यार? वो ये थोड़ी है कि मैं जाके तिवारी जी की तरह जाके वहां पे किसी को वहां पे, और वो भी संवैधानिक संस्था। पूरे विश्व में हमारी छवि क्या बन रही होगी? पूरा विश्व हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा? हमारे सनातन धर्म और भगवान के बारे में क्या सोच रहा होगा? कैसे पागल लोग हैं ये? अरे सीधी सी बात है, पहले भी हम लोग डिस्कस, हम लोग 21st सेंचुरी में हैं। भगवान की पूजा कीजिए, रोज सुबह कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, व्रत कीजिए, उपवास कीजिए, कहीं कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जब घर से बाहर निकलिए और आप किसी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं तो अपने धर्म और जाति को पीछे छोड़ दीजिए। फिर उसके बाद आप न्याय प्रिय बन जाइए। फिर हिंदू मुसलमान नहीं होते जब जज की या पुलिस की कुर्सी में आप बैठे होते हैं, या आप चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होते हैं। वहां पे आपको निष्पक्ष होने की आवश्यकता है, वो आपकी संवैधानिक। तो आज के तारीख में सबसे ऊपर जो चीज है, लेकिन गवई साहब ने इसलिए मेरे ख्याल से किया, मैं अगर होता मैं तो दंडित करता, लेकिन शायद उन्होंने ही किया होगा। अगर दंडित करते तो उसको सहानुभूति तिवारी जी को मिल जाती।
अब वो तिवारी जी को सहानुभूति नहीं मिलेगी। अब पूरी तरह से पूरे भारतवर्ष के अंदर ये मैसेज जाएगा कि ये लोग मनुवाद लाने के लिए बिना 400 सीटों के भी इन्होंने व्यवस्था कर दी है। ये आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब भी करेंगे, ये दलितों को जीप में बांध के पीटेंगे भी, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक के ऊपर अपमानजनक वो करेंगे, और ये हर तरह की चीजें करेंगे जो मनुवाद के अंदर होती है, जिससे हम लोग बचना चाहते हैं। हम चाहते हैं हमारे 142 करोड़ लोग सब एक समान हैं, सब देश के नागरिक हैं, और हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। बिल्कुल सर, लेकिन आप देखिए कि चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने वाले व्यक्ति का ऐसे इंटरव्यू लिया जा रहा है जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सम्मान हासिल कर लिया हो। और मतलब एएनआई का जो रिपोर्टर है वो सवाल पूछता है कि कई लोगों का कहना है कि एक दलित जज के ऊपर अटैक किया गया है, इस तरह की प्रोपेगेंडा पे आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसको प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है, तो आप सोचिए कि उसका इंटरव्यू, एएनआई का रिपोर्टर का सवाल भी देखिए और उस शख्स का इंटरव्यू भी देखिए कि एक दलित जज पर अटैक किया जा रहा है और वो कह रहा है कि प्रोपेगेंडा चला जा रहा है, गंभीर घटनाओं को जिस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए उन्हें इस तरीके से हल्के में लिया जा रहा है। इसको लेकर के जो कांग्रेस नेता है, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, उनका छोटा सा वीडियो मैं दिखाती हूँ। आतंकी नाथूराम गोडसे को जिस तरीके से राइट विंगर्स ने हीरो बनाने की और महिमा मंडन करने की कोशिश की थी, उसी तरीके से अब चीफ जस्टिस गवई साहब के ऊपर जूता फेंकने वाला आतंकी और वैचारिक आतंकी कुख्यात राकेश किशोर को गोदी मीडिया कहीं ना कहीं हीरो बनाने की कोशिश कर रहा है। उसके इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं, उसको तमाम टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि उसे अपने करने पर गर्व है, अफसोस नहीं है। और उसके बाद अभी भी पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। क्यों? क्या सरकार उस विचारधारा की है? क्या सरकार संविधान की रक्षक नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ये हमला है, ये दलित अधिकारों के ऊपर हमला नहीं है? ये संविधान के ऊपर हमला नहीं है? किस तरीके से उस राक्षस का या उस आतंकी का महिमा मंडन पूरा का पूरा गोदी मीडिया जो कर रहा है और आज सुबह से कर रहा है, ये देखकर क्या नरेंद्र मोदी जी स्तब्ध नहीं है? भारतीय जनता पार्टी स्तब्ध नहीं है या संघ परिवार स्तब्ध नहीं है? अगर ये लोग स्तब्ध नहीं है तो निश्चित तौर पर ये लोग उस विचारधारा के साथी हैं जिस विचारधारा ने राकेश किशोर को प्रेरित किया है कि वो चीफ जस्टिस के ऊपर जूता फेंके। ये जूता संविधान के ऊपर जूता है। तो सर, आपने सुना सुरेंद्र राजपूत को, आप इनकी बातों से कितना सहमत है? देखिए, नाम पूरा बता देते तो बेहतर होता। राकेश कुमार तिवारी, राकेश किशोर तिवारी। तो देखिए, यही अपने को शेष समझना, इसीलिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदू धर्म छोड़ा था और बौद्ध धर्म पे चले गए थे। इस पे चिंतन होना चाहिए। कैसे लोगों की हिम्मत हो जाती है किसी आदिवासी पे चेहरे पे पेशाब कर देना, जीप से। अब जैसे रायबरेली के अंदर हुआ है हरिओम वाल्मीकि के साथ, और वाल्मीकि जयंती हुई है और उसके एक दिन पहले हरिओम वाल्मीकि के साथ यह घटना घटी है। अभी एक घटना और घटी है, एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हो रहा था, तो कुछ लोगों ने कहा ये खुलेआम शस्त्र पूजन उचित नहीं है, उन पे पुलिस कार्रवाई हो गई, उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो जो सैनिटी की बात करेगा, जो अकल की बात करेगा, देखिए, जो आपने 10,000 दिए, 1,000 दिए, 1,500 दिए, तो हमारा ही पैसा है ना, अपनी जेब से दीजिए। नहीं, आपने पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, आप वहां पे 27 लाख रुपए, 27 लाख करोड़ रुपए लूटते हैं और उस पैसे को 10-10 हजार दे के इलेक्शन जीत जाते हैं। उसके बाद फिर पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं करते हैं। ये आपको एहसान नहीं कर रहे हैं। एहसान तो आप तब मानेंगे आपका जब सरकार में आप बैठे हैं, जब हमारे बच्चों को, युवाओं को रोजगार देंगे, जब महिलाओं को अपने घर का खर्चा चलाने के लिए, रसोई चलाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी, जब चिकित्सा व्यवस्था मिलेगी, जब एजुकेशनल पॉलिसी अच्छी होगी, तब हम आपका एहसान मानेंगे। इस चीज का एहसान क्यों माने कि हम ही से पैसा वसूल के हमें को दे दिया, और वो भी लोन दिया, वो भी ग्रांट नहीं दी। वो भी ऐसा नहीं है कि साहब अब आपको वापस नहीं करना है, अपने पास रखिए। ये लोन है जो कि वापस करना है महिलाओं को। बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं सर। देश में आजकल जो कुछ भी चल रहा है बेहद ही भयावह है, और उसको सपोर्ट करने वाले लोग जिस तरीके से ट्वीट कर रहे हैं या फिर अपनी बातें कह रहे हैं,
वो और भी ज्यादा खतरनाक है। और इन सभी चीजों को लेकर के, सभी मुद्दों को लेकर के हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।